देखिए, ये संस्कृत के श्लोक हैं। अस्तो मां सतमय तमसो मां ज्योतिर्गमय और अहम ब्रह्मास्मि, आपने सुने होंगे। संस्कृत के जो तमाम श्लोक हैं, इनको हम बचपन से पढ़ते आए हैं और सुनते आए हैं। इन तमाम संस्कृत के श्लोकों के आध्यात्मिक महत्व के बारे में भी काफी कुछ बताया गया है, लेकिन अब संस्कृत के इन्हीं श्लोकों को लेकर एक नई जानकारी, एक डिटेल सामने आई है। श्लोक मानसिक बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं। लखनऊ में एक रिसर्च की गई है, जिससे ये सामने आया है कि लंबे वक्त तक संस्कृत के भावपूर्ण श्लोकों को सुनने से मस्तिष्क में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं, जिससे इंसान को मानसिक बीमारियों को ठीक करने में काफी फायदा मिलता है। भाषा दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है और इसका साहित्य भी काफी समृद्ध है। या यूं कहें कि भारत की आत्मा संस्कृत ग्रंथों में ही बसती है। पौराणिक साहित्य भी संस्कृत में ही लिखे गए हैं, चाहे वो वेद पुराण हो या रामायण महाभारत। इन पौराणिक ग्रंथों में विज्ञान भी है और रोगों के उपचार भी। संस्कृत के वैज्ञानिक भाषा होने को लेकर भी काफी शोध हुए हैं और लगातार संस्कृत उन पर खरी भी उतरी है। लखनऊ के सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी एक ऐसा ही खोज हुआ है, जो संस्कृत की उपयोगिता साबित करने के लिए काफी है। यहाँ के वैज्ञानिकों का दावा है कि संस्कृत के श्लोकों को सही तरीके से सुनने और उच्चारण करने से मस्तिष्क में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। संस्कृत के श्लोकों का प्रयोग कराया जाता है या जब हम उच्चारण करते हैं, तो उससे एमआरआई की मशीन में जब हमने मस्तिष्क को देखा, तो हमने पाया कि न केवल उच्चारण से उसके मस्तिष्क का विकास हुआ, लेकिन साथ ही साथ कई सारी क्षमताएं बढ़ी, जैसे कि उसकी जो मेमोरी थी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसमें विकास हुआ। असदो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय अहम ब्रह्मास्मि जैसे श्लोकों को सुनने से शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी सुधार नहीं देखा गया, बल्कि फैसला लेने, द्वंद्व सुलझाने में भी विकास देखा गया। यहाँ तक कि मस्तिष्क में भी कई तरह के पॉजिटिव बदलाव देखने को मिले। हमने पहले भी एक मूल रिसर्च पेपर छापा था, जिसमें ये बताया था कि संस्कृत जब उच्चारण किया जाता है एक स्ट्रक्चर्ड वे में, तो उससे ब्रेन के कई हिस्से विकसित हो जाते हैं। इस रिसर्च के लिए 44 लोगों को चुना गया था, जिसमें 22 संस्कृत समझने और बोलने वाले थे। बाकी के 22 सिर्फ संस्कृत को जानते थे, उनको महारत हासिल नहीं थी। इसमें कुल प्रतिभागी 44 थे, जिसमें 22 संस्कृत के विद्वान थे और 22 संस्कृत के जानकार उस स्तर के नहीं थे। ऐसे कुल 44 लोगों ने इसमें प्रतिभागी किया। जो संस्कृत के ज्ञानी थे, उन सारे लोगों को हम लोगों ने एमआरआई मशीन के अंदर लिटाया और बहुत ही एडवांस तकनीक हम लोगों ने यूज किया, जिसको बोलते हैं फंक्शनल एमआरआई। फंक्शनल एमआरआई में आप कोई भी टास्क या कोई भी कार्य उनसे मशीन के अंदर करवा सकते हैं, तथा जब वो कार्य कर रहे होते हैं उस समय आप मस्तिष्क में उनके परिवर्तन का अवलोकन कर सकते हैं। तो उस समय हम लोगों ने इमेज एक्वायर किए मस्तिष्क के, उसके बाद उसकी एनालिसिस की गई कि जब वो श्लोक सुन रहे थे तो मस्तिष्क में किस प्रकार के परिवर्तन आ रहे थे, और उसके जो परिणाम आए वो बहुत ही बेहतर हैं। और ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट और या ऐसे मुख्य रीजन हमें मस्तिष्क में देखने को मिले हैं, जो आम लैंग्वेज के सुनने की प्रक्रिया में नहीं होता। इस रिसर्च में ये भी पता चला कि जो व्यक्ति संस्कृत सुनकर समझ सकता है, उनके मस्तिष्क में बड़ा बदलाव देखने को मिला। साथ जो संस्कृत नहीं जानते हैं, उनके साथ जब कंपेयर किया, तब हमें ये हिस्से मिले हैं। इसका मतलब कि जो व्यक्ति संस्कृत श्लोक सुन सकता है और उसके गहनता को समझ सकता है, उनमें ये हिस्से सक्रिय होते हैं। तो संस्कृत सुनने से श्लोक को सुनना और सीखना वो मस्तिष्क के लिए काफी बेहतर है। इन श्लोकों को अलग अलग पौराणिक पुस्तकों से लिया गया था और इन सभी श्लोकों का अर्थ गहरा है और इनको सही उच्चारण और लय के साथ सुनाया गया। श्लोक की एक सबसे बड़ी चीज है कि वो एक खास किस्म का लय लिए होती है और उसके अंदर डीप सिमेंटिक यानी डीप उसके अंदर अर्थ होते हैं। तो जो व्यक्ति संस्कृत को समझ सकता है, जब वो उन दोनों चीजों को संग्रहित करता है, उसके डीप मीनिंग और उसके उस लय को, तो एक अलग प्रकार के ही मस्तिष्क में रीजन का समायोजन होता है, जो बहुत ही प्रभावकारी है। संस्कृत के श्लोकों को लेकर रिसर्च में ये साबित हो गया कि संस्कृत के लंबे समय तक सुनने और उच्चारण करने से एक प्रभावकारी परिवर्तन आते हैं। इस रिसर्च से ये भी साबित हो गया कि संस्कृत के श्लोक लगातार सुनने से मानसिक रोगों में भी फायदा हो सकता है। तो साफ तौर से जो श्लोक हैं, उनसे
किस तरीके से उनके जो उच्चारण से जो मस्तिष्क का एक तरीके से विकास होता है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है, वो अब साइंटिफिकली साबित किया जा चुका है, साबित हो जा चुका है, जिसको वैदिक काल से कहा जाता रहा है। और इसको अब खुद लखनऊ में मौजूद साइंटिस्टों ने इसको कर दिखाया है। ये अपने आप में ही उन वैदिक और उन उच्चारण करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक बात हो सकती है कि किस तरीके से इन श्लोकों की मदद से वो अपने मस्तिष्क और साथ साथ उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने में एक सफल हो पाएंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव। और अब बात महाकुंभ की, जहां रिकॉर्ड संख्या में भक्तों के संगम स्नान का सिलसिला जारी है और साथ ही तीर्थ नगरी में सनातन की शिक्षा की अलख भी जगाई जा रही है। प्रयागराज की पावन धरती पर चल रहे आस्था के महामेले महाकुंभ भी सनातन की शिक्षा की अलग जगाई जा रही है और बनारस से संस्कृत विद्यालय के छात्र संगम नगरी पहुंचे हुए हैं, जहां महानिर्वाणी अखाड़े के कैंप में उन्हें वेदों और व्याकरण के साथ विज्ञान की भी शिक्षा दी जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। भिक्षान्देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी दृश्य विभूति वाहन करी ब्रह्मांड भांडोदरी लीला नाटक सूत्र भेदन करी विज्ञान दीपांगु। ये महज एक अखाड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसी सनातन शिक्षा की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां तमाम हंसते खेलते बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं। केवल वेद नहीं बल्कि अन्य प्रकार के सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी पढ़ रहे हैं। महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, हरीश चंद्र पुरी जी महाराज हैं जिनसे हम बात करेंगे। हरीश चंद्र पुरी जी महाराज, आप मुझे बताइए कि हमने तमाम यहाँ पर कैंप्स देखे अखाड़ों के, जहाँ पूजा पाठ चल रहा था, जहाँ डुबकी आस्था की लेने के लिए तमाम संत महंत गए, महाराज गए। आपके कैंप में आते हैं तो एक अलग तस्वीर देखने को मिलती है कि ये इतने मासूम बच्चे जो पढ़ते हैं, साथ में सनातन के झंडे को बुलंद करते हैं। ये सोच कैसे आई? ये सोच नहीं, है तो हमारी परंपरा है गुरुकुलों की। सोचने का क्या, सोचना तो वहाँ होता है जहाँ कुछ किया न जाए। ये परंपरा प्राचीन काल से है। ये मठ जो हमारे हैं ये अनादि काल के मठ हैं और इनमें विद्यालय हमारा ये काशी में तो है ही, यहाँ दारागंज में हेडक्वार्टर है निर्वाणी अखाड़े का, उसमें वेद विद्यालय है और भी बहुत सारे अमेरिका में है, शिव शक्ति पीठ बहुत सारा बहुत है, चारों तरफ है। कहीं अमेरिका वाले विद्यालय में भी छात्र पढ़ते हैं इस तरह से? नहीं, वहाँ छात्र तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ बच्चों को शिक्षाएं दी जाती है कि ऐसा करो। उनको हिंदी सिखाने की थोड़े प्रयत्न करते हैं। महाराज जी को सुना आपने, तस्वीर अब यहाँ पर छात्रों की देखिए। बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये वो जमाना है जब जो यूथ है, जो बच्चे हैं, वो इंस्टाग्राम की रील्स के ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, सोशल मीडिया से नहीं उठ पा रहे हैं। ऐसे में एक संस्कृत विद्यालय और बड़ी बात है छात्रों का महाकुंभ में आना, संगम में डुबकी लगाना और फिर यहाँ पर पढ़ाई करना काफी कुछ बताता है। हम यहाँ पे अभी 1 महीने से यहाँ आए हैं, विद्यालय में हम 3 साल। क्या कुछ करते हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम पूजा पाठ करते हैं, संतों की सेवा करते हैं। पढ़ाई भी हो रही है जी। कौन कौन से विषय पढ़ते हैं? व्याकरण, वेद और ज्योतिष, साहित्य, ये सब पढ़ाए जाते हैं। सनातन की शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी ले रहे हैं जी। So good name. My name is Gagan Tiwari. Where are you from? I live in Kashi. You live in Kashi. जी. What's your birthplace? I am Firozabad, Agra, near. So why have you come here? I love Sanskrit. देखिए, महाकुंभ में धर्म, अध्यात्म से लेकर राष्ट्रभक्ति तक के तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं। आप भी देखिए, विविधता से भरा ये महाकुंभ किस तरह लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की रौनक देखते ही बन रही है। यहाँ पर धर्म, आध्यात्म, श्रद्धा, आस्था और विश्वास की अनूठी लहर चल रही है, जिसकी अद्भुत छटा देखते ही बनती है। लिहाजा इस महामेले का साक्षी बनने के लिए देश ही नहीं, दुनिया भर से साधु, संतों और श्रद्धालु प्रयागराज पहुँचे हैं। इसी कड़ी में कुंभ नगरी में स्वामी श्री सदानंद सरस्वती का काफिला निकला तो लोग देखते ही रह गए। ढोल, नगाड़ों और डमरू बजाते श्रद्धालुओं और घोड़, ऊंट और रथों के साथ पैदल चलते साधु संतों, बटुकों की इस भव्य शोभा यात्रा में देवी देवताओं की कई मनमोहक झांकियां भी निकली। वहीं ईश्वर भक्ति के रंग में रंगे देसी और विदेशी श्रद्धालुओं की टोलियां लगातार नाचते गाते भगवान के नाम का स्मरण करते हुए कुंभ नहाने के लिए महाकुंभ नगर में पहुंचते नजर आए। इस महामेले में सबका ध्येय एक ही है और वो है यहाँ आकर संगम पर कुंभ स्नान करना और पुण्य का भागी बनना, क्योंकि ये खास अवसर सदी में एक ही बार आया है और फिर दोबारा न जाने कब आएगा। To purify and to rid myself of the contamination of Western materialism that is like a covering of our original, pure, loving nature. रिपोर्ट्स के अनुसार 11 जनवरी से 16 जनवरी तक 7 करोड़ लोगों ने संगम पर त्रिवेणी में पवित्र डुबकी लगाई है। केवल 16 जनवरी को ही शाम 6 बजे तक 30 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम पर स्नान के लिए पहुंचे। इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के संगम स्नान की संभावना है। इस महाकुंभ में जहां एक और दीन दुनिया को सनातन धर्म और आध्यात्मिक परंपरा की राह दिखाने वाले साधु संतों और धर्माचार्यों का समागम हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत की गौरवशाली स्वदेशी तकनीक और प्रौद्योगिकी की झांकी भी दिखाई जा रही है। इसी कड़ी में यहाँ एक ऐसा पंडाल बनाया गया है जिसके मुख्य द्वार पर भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की झलक दिखती है। इस शिविर का नाम श्री रामानंदाचार्य मठ शिविर है। इसे ये जो स्तंभ की स्वरूप में बनाया गया, इसे तेजस विमान कहते हैं। यह अपने भारत का गौरव कहा जाता है। आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया है। तेजस विमान है और तेजस विमान हमारे राष्ट्र का, हमारे देश के लिए मान, अभिमान का वो है, प्रतीक है। हाँ, इसलिए हमने तेजस विमान का गेट बनवाया है। महाकुंभ में दूर दराज से साधु संत आकर अध्यात्म की गंगा बहा रहे हैं, तो यहाँ पर शहीदों को भी याद किया जा रहा है। महाकुंभ के सेक्टर 18 में लगा अमर शहीद कैंप उन शहीदों की याद दिला रहा है जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और यहाँ बनी 108 हवन कुंडों में हवन भी कराया जा रहा है। सभी को हम संदेश दे रहे हैं, सादर आमंत्रित कर रहे हैं कि आप लोग सभी इस महाकुंभ पावन धरती पर आएं और उनको याद करते हुए आहुतियां दें। उन्हीं में से सारे परिवार के परिजन भी उनके यहाँ पर आ रहे हैं। शहीदों की फैमिलियां हैं, परिवार हैं, वो सभी लोग आ रहे हैं और आकर के 10-15 दिन 12 दिन के करीब रुकने का उनका विचार है और यहाँ पर आकर के हवन की आहुतियां देंगे। कुंभ नगरी में वेदों की ऋचाएं भी गूंज रही हैं। यहाँ दिव्य ज्योति वेद मंदिर के पंडाल में लगातार अखंड रुद्री पाठ और वैदिक मंत्रोच्चारण सतत संहिता पाठ का खास आयोजन किया गया है। साधु सन्यासी और बटुक वेद मंत्रों के पाठ से सबको मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। पंडाल में विषपान कर रहे भगवान शंकर की विशाल प्रतिमा भी स्थापित की गई है। श्रद्धालु यहाँ आकर इस प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं और इसके साथ तस्वीरें खिंचवाकर अपनी कुंभ यात्रा को यादगार बना रहे हैं। महाकुंभ भले ही धार्मिक आयोजन है, लेकिन इस दौरान लोगों को राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों से भी परिचित कराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोग जागरूक नागरिक बन सकें। इस सिलसिले में कुंभ नगरी में उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से संविधान गैलरी भी लगाई गई है। आम लोग यहाँ आकर देश के संविधान के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे देश के आम नागरिक को अपने संविधान का निर्माण के बारे में, संविधान के महत्वपूर्ण अंगों के बारे में और खास तौर से विशेष जो इसके अनुच्छेद हैं उसके बारे में अगर जानकारी हो तो दैनंदिन में मैं समझता हूँ कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी रहता है और हमारा समाज
एक कानून सम्मत तरीके से और आगे बढ़ सकता है। कुंभ नगरी में लोग संत महंतों के दर्शन कर रहे हैं और संगम पर डुबकी लगा रहे हैं, तो साथ ही साथ फुटपाथों पर लगी स्टॉलों में जड़ी बूटियां, रुद्राक्ष और दूसरे सामान भी उन्हें लुभा रहे हैं। तो कई लोग यहाँ टैटू बनाने का धंधा भी कर रहे हैं। इस तरीके से महाकुंभ केवल धार्मिक मेला ही नहीं बल्कि कारोबार का भी अच्छा ठिकाना बन गया है। तो फुटपाथ का मार्केट है, उसकी अलग इकोनॉमी है, उसका अलग अर्थशास्त्र है। ये सारे लोग जो आसपास के इलाकों के हैं, दूर दराज से भी लोग आए हैं यहाँ इसी उम्मीद में कि कुंभ में उनका धंधा चमकेगा। लोग इस उम्मीद में आते हैं कुंभ से कोई नायाब वस्तु लेकर आएंगे। कई लोग तो कुंभ में सिर्फ डुबकी लगाने आते हैं, आस्था की वजह से आते हैं। कई लोग ये भी आते हैं कुंभ में बड़ी अजब गजब की चीज मिलती है। वो गजब की चीज कौन सी है, कहाँ मिलती है, उसी तलाश में सारे दिन भटकते हैं। और कई बार ऐसे लोगों को इन्हीं फुटपाथ के बाजारों में नायाब और गजब की चीज मिल भी जाती है। कुल मिलाकर प्रयागराज की महाकुंभ नगरी में देखने को तो बहुत कुछ है। लगभग 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ में अभी 1 महीने से ज्यादा का समय बचा है। लिहाजा दूर दूर से यहाँ आने वालों का तांता लगा है ताकि लोग एक बार संगम पर डुबकी लगा सकें और यहाँ के अलौकिक माहौल के नजारे देख सकें। प्रयागराज से संजय शर्मा, समर्थ श्रीवास्तव, आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारी सहयोगी गुंजन महाकुंभ से सीधा हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुंजन, अभी फिलहाल कैसा नजारा है महाकुंभ का? और गुंजन, एक और चीज, वो रबड़ी वाले बाबा मिल गए थे क्या? बिल्कुल, रबड़ी वाले बाबा उस वक्त विश्राम कर रहे थे, उनके साथ भी अभी मुझे बातचीत करनी है। रबड़ी वाले बाबा की खासियत ये है, वो रबड़ी सारा दिन वहाँ रबड़ी बनती है, जो भक्त आते हैं उन्हें वो रबड़ी खिलाते हैं। ऐसे खिचड़ी वाले बाबा भी हैं, उनको भी मैंने रिकॉर्ड किया, हमारे दर्शक कुछ ही देर में उसे देख पाएंगे। लेकिन मेरे साथ में कुछ साधु महात्मा मौजूद हैं, निरंजनी अखाड़े से हैं। महाराज जी, आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं, करोड़ों लोगों की आस्था है, कितना बड़ा महत्व इस कुंभ में स्नान करने का? स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर हैं बहुत साधु संत तपस्वी, हिमालय पहाड़ से, कोई कहीं से, कोई नर्मदा किनारे, कोई गंगा किनारे, वहाँ से सब कोई चलकर यहाँ पर आए हैं प्रयागराज कुंभ में। यहाँ पर स्नान करके ही सब लोग जाएंगे। आप लोग कब तक रुकेंगे यहाँ पर? बस 3 तारीख तक रुकेंगे, 3 के बाद में रवाना हो जाएंगे। मतलब आखिरी अमृत स्नान जो है वसंत पंचमी वाला, हाँ, तब तक आप लोग रुकेंगे? हाँ, बस जब तक रुकेंगे। अच्छा। शिवरात्रि को विश्वनाथ काशी जाएंगे। वहाँ हमारे पूर्व महात्मा लोग जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, उनके लिए वहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए काशी में जाएंगे। तो देखिए, ये निरंजनी अखाड़े के कुछ साधु संत हैं जो यहाँ पर मुझे मिल गए, उनसे मैंने जाना कि कब तक वो रुकेंगे। आमतौर पर जो साधु संत हैं वो पहला अमृत स्नान यानी कि मकर संक्रांति का स्नान से लेकर वसंत पंचमी पर आखिरी अमृत स्नान है। यूं तो शिवरात्रि तक स्नान चलेगा, लेकिन अमृत स्नान 3 फरवरी के दिन आखिरी होगा, उस दिन ये लोग रहेंगे, उसके बाद ये लोग रवाना हो जाएंगे। कुछ और लोग भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मैं उनसे जरा बात करती हूँ। कहाँ से हैं आप? अब सागर पी। स्नान हो गया आपका? जी। कैसा रहा? अच्छा, बढ़िया रहा। कितने दिन हो चुके हैं यहाँ आए हुए? अब मैं आए यहाँ 13 को। 13 तारीख? हाँ, 13 जनवरी के सुबह। अच्छा, कब तक रुकेंगे? अब हम बसंत पंचमी तक। पूरा कल्पवासी है क्या आप? कल्पवासी हैं? जी जी। तो क्या नियम रहते हैं आपके? हम लोगों को दूसरों की सेवा करना और अपने लिए मानवता के हिसाब से रहन सहन के आचरण करना चाहिए, सद्भावना के हिसाब से। कुछ और लोग भी मुझे दिख रहे हैं। कहाँ से हैं आप लोग? पूरा परिवार है? यस, दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं? हाँ जी। पहली बार कुंभ में आए हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम। स्नान हो गया? हाँ जी, सुबह हो गया था, 4 बजे हो गया था हमारा स्नान। अच्छा। हाँ जी। कब तक रुकेंगे? हम शायद कल तक रुकेंगे। अच्छा जी। और ये छुटकू भी अभी स्नान कर लिया है? हाँ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, सबसे अलग आपने यहाँ पे क्या देखा? मतलब आपको बाबा सबसे अच्छे लगे या फिर घाट सबसे अच्छे लगे या मेला सबसे अच्छा लगा? बाबा अच्छे लगे। क्या अच्छा लगा बाबा में?
उनकी कथाएं सुन के अच्छा लगा। उनकी कथाएं सुन के अच्छा लगा। तो देखिए हर उम्र के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। दिल्ली से ये पूरा परिवार आया है जो कि स्नान कर चुका है। 1 या 2 दिन रुकेंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कल्पवासी हैं, 45 दिनों तक यहाँ पर रुकेंगे और हर दिन स्नान करेंगे। पूजा के कुछ नियम होते हैं उनके, एक टाइम ही भोजन करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। गुंजन, वेदर अभी भी एक चुनौती वहां पर बना हुआ है। सुबह और शाम का जैसे हम आपसे बात करते हैं, आप बताती हैं कि सुबह और शाम में टेम्परेचर डिप होता है, दोपहर के वक्त धूप वगैरह निकलती है, मतलब सामान्य हो जाते हैं हालात। आज तो बहुत अच्छी धूप खिली है शगुफ्ता। यहाँ पर गर्मी लग रही है। अच्छा। तो अच्छा भी लग रहा है क्योंकि लगातार ठंड पड़ रही थी। सुबह और शाम को बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, लेकिन क्योंकि संगम का किनारा है तो ठंड स्वाभाविक सी बात है कि बहुत ज्यादा होगी। पानी संगम में हमने भी डुबकी लगाई, पानी इतना ज्यादा ठंडा है कि आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि लोगों की आस्था है, श्रद्धा है, तो यहाँ पर लोग आ रहे हैं। आज के दिन मौसम चुनौती नहीं है, आज धूप खिली हुई है और लोग पूरे मेला क्षेत्र में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। यानी कि ठंड का कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा आस्था के ऊपर। गुंजन, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने की। चलिए, त्रेता युग का एक पत्थर आपको बता दें, कुंभ मेले में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। उसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन अंतरिक्ष की पहेलियां सुलझाने में इंसान बरसों से लगा है, लेकिन अभी भी इस अंतरिक्ष में ऐसे तमाम रहस्य छिपे हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। अपने इस खास सेगमेंट में हम अंतरिक्ष से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह कदम भारत की स्पेस में महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देगा। इस बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर में 3,985 करोड़ रुपए की लागत से तीसरा लॉन्च पैड स्थापित करने को मंजूरी दे दी। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य इसरो के लॉन्च बुनियादी ढांचे को बढ़ावा और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को समर्थन करना है। इस प्रोजेक्ट के 48 महीने के अंदर पूरा होने की पूरी संभावना है। तो देखिए, श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर में बनेगा दुनिया का ये महत्वपूर्ण स्थान, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम साइंटिस्ट को बधाई दी है। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने इन साइंटिस्ट को बधाई दी है और कहा है कि आने वाले वक्त में स्पेस की दुनिया में भारत जो है नए आयाम स्थापित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अब आगे बढ़ते हैं। अब वक्त है लंच टाइम स्पेशल का, खाने पीने का। भूख लग रही है, स्टोरी दिखाते हैं स्पेशल। बात स्वाद और जायके की कर लेते हैं और आज हम आपको दिल्ली के मालवीय नगर की विधानसभा की मशहूर चाट की दुकान पर लिए चलते हैं, जहां जायके के साथ साथ चुनाव पर भी चटपटी चर्चा हो रही है। चुनावी चटकारे, बिल्कुल चुनाव का समय है तो खाने पर तो चर्चा होगी, लेकिन चुनाव पर भी जो है जमकर बातचीत होने वाली है। सबसे पहले मैं बता दूं, आज हम आ गए हैं मालवीय नगर विधानसभा में और खास दुकान है चाट की, यहाँ पे श्री राम चाट। 91 से मैडम। 91 से क्या स्वाद, एकदम मजेदार स्वाद है। एकदम मजेदार है जी। सरकार बदल गई, स्वाद तो नहीं बदला? नहीं बदला जी। तो आज जो है चुनावी चटकारे पर हम बात करने वाले 2100 वर्सेस 2500। हर किसी महिला का जो सबसे फेवरेट, अगर कुछ खाने का मन करता है तो गोलगप्पे और महिला अलग ही एक कनेक्शन है। तो महिलाओं से आज बात करने वाले 2100 2500 से, लेकिन खाने का स्वाद हर किसी के लिए जरूरी। तो इवन मैं भी सबसे पहले एक गोलगप्पा खाऊंगी, चटकारे पूरे लूंगी और उसके बाद शुरू होगी हमारी चुनावी चर्चा एकदम खाने पर। गोलगप्पे सबसे पहले जरूरी है क्योंकि आज महिलाएं हमारे साथ है। तो पहले ये गोलगप्पे का स्वाद, और अब चुनाव पर बात होगी। 2100 वर्सेस 2500।
सबसे पहले तो आप ये बताइए। 2100 का उन्होंने वादा किया कि 2100 हम देंगे, और उनसे पूछो 2100 कहाँ से देंगे। उन्होंने 2100 लिए, वोटर आई कार्ड लिया। वोटर आई कार्ड से कभी भी पैसे किसी बैंक में नहीं जाते, क्योंकि आजकल जो कुछ भी है वो आधार कार्ड से लिंक है। तो इससे कहने में क्या जाता है, पैसे बोलने में भी कुछ नहीं जाता। अगर उन्होंने डाल भी दिए तो जब मिलेंगे तो देखा जाएगा ना, अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा। आप बताइए, चुनाव का असली मुद्दा क्या होना चाहिए? देखो, असली मुद्दा तो एजुकेशन, डेवलपमेंट और जो एरिया की जरूरतें हैं, जैसे सड़कें बनना और क्या बोलते हैं सीवर की क्लीनिंग, या जो ये मुद्दे हैं, ये मेन जो रोज की जरूरत की चीजें हैं जिससे लोगों को परेशानी ना हो, वो होने चाहिए। पैसे बांटने से क्या होता है और कौन सा बट रहे हैं? देखो, पार्टियां तो जब जो काम करेंगी वही अच्छी है ना। पार्टी तो कोई भी आए वही अच्छी होगी जो काम करेगी जनता के लिए, जो कुछ करेगी। तो ऐसे तो वादे तो करते ही हर लोग, काम करने वाला बंदा चाहिए। अगर 2100 मिलता है या 2500 मिलता है, क्या करने वाले? हम किट्टी पार्टी डालेंगे सबसे ज्यादा जरूरी है, फिर बाद में ऐश करेंगे। फ्री गोलगप्पे कोई पार्टी देने का वादा करे पैसों की जगह, तो क्या होगा? सारी औरतें खुश हो जाएंगी। अगर पार्टियां फ्री गोलगप्पे, फ्री चाट, जो भी महिलाओं को पसंद है वो देने के वादे करे तो क्या होगा? एकदम रुख बदल जाएगा, हवा कुछ और ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, सारी औरतें अपने घर का खाना बनाना छोड़ देंगी और सारी गोलगप्पे खाने आ जाएंगी यहाँ पे। क्या कुछ बदलाव देखने को मिला? कुछ नहीं, कुछ काम ही नहीं हुआ। बदलाव क्या होना है? काम ही नहीं हुआ, सड़कें टूटी पड़ी है, सीवर बह रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ बेकार हो रहा है मालवीय नगर में। तो काम, सरकार जरूरी है, कोई पैसे जरूरी नहीं है। पैसे किसी से नहीं चाहिए, काम अच्छा करके दिखाएं, उसी को वोट मिले। हर कोई जो है काम मांगता है, काम के नाम पर ही वोट देना चाहता है, ना कि 2100 या 2500 के नाम पे वोट। फिलहाल आज मैं आपको लेकर आई थी विधानसभा मालवीय नगर, जहां पर आपको श्री राम चाट पर लेकर आई, चटकारी भी दिलाए और चुनाव पर बात भी करी। तीखे तो थे गोलगप्पे, लेकिन जो ये चर्चा थी वो भी ज्यादा तीखी थी। मौसम कैसा है पूजा? मौसम तो ठंडा है, लेकिन आज फिर भी थोड़ा नॉर्मल लग रहा है। धूप निकली बाहर के? नहीं, धूप निकली हुई है, इस वक्त तो निकल जाती है। शो के बाद एक्चुअली हम धूप जा रहे हैं, सेकने के लिए जा रहे हैं। बात ठंडे मौसम की करते हैं तो बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। जहां एक तरफ तापमान में गिरावट आई है तो दिल्ली में कोहरा और ठंड के डबल अटैक ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कई जगह 100 मीटर दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर 19 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया है, यानी आने वाले कुछ दिनों तक कोहरा इसी तरह रह सकता है। बात करें पहाड़ों की तो पहाड़ों पर भी ऐसा ही हाल दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक हर तरफ बर्फ ही नजर आएगी। आसमान से गिरते बर्फ की फुहारों ने सैलानियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। कश्मीर से लेकर शिमला तक, सड़कों से लेकर मकान तक हर जगह बर्फ का ही कब्जा है। इस शानदार दृश्य को देखकर पर्यटक खुश हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर पहाड़ों में मौसम ने करवट लिया है और पहाड़ों पर एक बार फिर से जमकर बर्फबारी होने की उम्मीद है, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। तो मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान भी उत्तर भारत के राज्यों में घना कोहरा छाया रहेगा। देखिए, इस बर्फबारी से हिल स्टेशंस पर सैलानियों का जमावड़ा काफी हद तक बढ़ गया है। उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, सब बर्फ के बीच में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं। हालांकि ठंड में कमी नहीं है, तापमान 0 से नीचे बना हुआ है, लेकिन पर्यटकों को कहां इसकी परवाह होती है। वो दूर दूर से पर्यटक बर्फबारी देखने के लिए पहुंच जाते हैं। आने वाले दिनों में बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जता दी है।
पहाड़ों पर जमा देने वाली ठंड और मैदानों में गलन वाली सर्दी के बीच मौसम का मिजाज फिर से बदल गया है, जिसका असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। पहाड़ी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है और पूरा इलाका सफेदी में समा गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बर्फबारी से घाटी की सुंदरता अद्भुत सी दिखने लगी है। शोपियां हो या काजीकोट या राजौरी, हर जगह बर्फबारी से नजारा बदल गया है। चांदी से चमकते बर्फ का साम्राज्य फैल गया है। हालांकि बर्फबारी से आवाजाही में दिक्कतें बढ़ गई हैं और प्रशासन बंद पड़ी सड़कों को खोलने में लगा है। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फ की फुहारों ने सैलानियों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी है। शिमला में सड़कें हों या मकान, हर जगह बर्फ ने कब्जा कर लिया है। इस शानदार दृश्य को देख पर्यटकों में खुशी का ठिकाना नहीं है। जल्दी जल्दी आइए सारे यहाँ पे घूमने के लिए, यहाँ बहुत मजा आ रहा है। कुफरी जल्दी आइएगा और फिर और स्नोफॉल पड़ने का भी प्रेडिक्शन है, तो जल्दी आइएगा यहाँ पे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत मजा आ रहा है। फ्रेश स्नोफॉल पड़ी है, एकदम मजा ही आ गया है। वो प्रेडिक्शन तो थी पर ये नहीं था कि पड़ेगी नहीं पड़ेगी, मगर फ्रेश पाई लाइफ तो बहुत अच्छा लगा। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में और बर्फबारी हो सकती है, क्योंकि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इससे कारोबारियों को भी काफी उम्मीदें हैं। तो जनवरी चल रहा है, वैसे मार्च शिवरात्रि तक यहाँ पे बर्फ रहती है और फिर सीजन लंबा चलता है। लेकिन अभी उस हिसाब से जैसे चलता था, अभी क्योंकि बर्फ नहीं है ना, अभी अगर पड़ जाए तो संभावना तो है सर, उम्मीद तो है, क्योंकि अभी मौसम अभी तो इस महीने में तो अच्छी बर्फ गिरती है रात में भी। हिमाचल के ही कांगड़ा में बर्फबारी के बाद सैलानियों का उत्साह देखने लायक है। उत्तराखंड में भी बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है। हर इलाके में बर्फ की सफेद चादर फैल गई है और सैलानियों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी जा सकती है। हालांकि बर्फबारी रुक गई है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि एक बार फिर से बर्फ की फुहारों का आगमन 18 जनवरी से होने वाला है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इसमें दिख रहा है कि 18 तारीख से आगे जो है, 18 से लेकर के और करीब 21-22 तारीख तक जो है, उनमें छुटपुट एक्टिविटी वो चलती रहेंगी। हाई रीचेज में हल्की बर्फबारी जो है 18 तारीख जनवरी से लेकर 25 तक जो है, जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड को, उसमें वो मिलती रहेंगी। कुछ जगहों तक में इस तरह का जो स्थिति वो दिख रही है। बद्रीनाथ में भी प्रकृति ने बद्री विशाल के धाम का श्रृंगार करना शुरू कर दिया है। पहाड़ियां चांदी जैसी चमकने लगी हैं, तो रास्ते संगमरमर जैसे सफेद हो गए हैं। उत्तरकाशी में जब स्नोफॉल होने लगा तो स्थानीय लोगों से भी रहा नहीं गया। इन्होंने बर्फबारी के बीच वॉलीबॉल खेलना शुरू कर दिया। यानी बर्फबारी का इंतजार सिर्फ सैलानियों और कारोबारियों को ही नहीं है, स्थानीय लोग भी इसका जमकर आनंद उठा रहे हैं। उत्तरकाशी से ओंकार वाहुगुना, चमोली से कमल नयन सिलोरी, चंबा से विशाल आनंद, कांगड़ा से अशोक रैना, देहरादून से अंकित शर्मा, शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक हफ्ते बाद गणतंत्र दिवस समारोह होने वाला है और उसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। सेना, पैरामिलिट्री और पुलिस के जवान हर दिन सुबह इंडिया गेट पर परेड की रिहर्सल करते हुए दिखाए जा सकते हैं। और इस बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार गणतंत्र दिवस के लिए भारतीय वायुसेना की क्या खास तैयारी है। देखिए, cameras are now going to catch for you. एक बार फिर आसमान में गूंजेगी भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के हुंकार, तो जमीन पर वायुसेना के अफसर और जवान शानदार कदमताल करेंगे। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होने वाली शानदार परेड में वायुसेना पूरे दमखम के साथ हिस्सा लेगी। टोटल फ्लाई पास्ट का ड्यूरेशन जो 10:30 बजे से शुरू है, 12:10 तक खत्म हो जाएगा। 2 ब्लॉक्स में डिवाइड होगा ये। ब्लॉक 1 मार्चिंग कंटिंजेंट के साथ और उसके बाद ब्लॉक 2 के जहाज फ्लाई करेंगे। और मार्चिंग कंटिंजेंट की बात करें तो 12/12 का मार्चिंग कंटिंजेंट है और ये उसके अलावा 4 ऑफिसर्स हैं, परेड कमांडर इंक्लूडेड हैं इन 4 ऑफिसर्स में। और हमारा बैंड कंटिंजेंट है कंसिस्टिंग ऑफ 72 बैंड पर्सनल, उसमें से 22 अपने अग्निवीर हैं। इस साल गणतंत्र दिवस पर फ्लाई पास्ट में 40 विमान और हेलीकॉप्टर हिस्सा लेंगे। 22 लड़ाकू विमान, 11 परिवहन विमान और 7 हेलीकॉप्टर फ्लाई पास्ट में भाग लेंगे।
ये विमान वायुसेना के 10 अलग अलग ठिकानों से उड़ान भरेंगे। फ्लाई पास्ट में सुखोई और राफेल के साथ साथ जगुआर और MiG-29 विमान भी शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस पर वायुसेना के लड़ाकू विमान 8 से ज्यादा खास फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। खासतौर से रफाल वज्रंग फॉर्मेशन बनाते दिखेंगे, तो सुखोई लड़ाकू विमान त्रिशूल फॉर्मेशन और जगुआर विमान एयरो फॉर्मेशन में नजर आ सकते हैं। हालांकि ALH ध्रुव इस बार फ्लाई पास्ट में नहीं दिखेगा। ध्रुव जो जहाज है वो अभी द फ्लीट इज ग्राउंडेड, तो इसकी वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं 26 जनवरी में। वहीं कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के परेड में भारतीय वायुसेना के मार्चिंग दस्ते में 4 अधिकारी और 144 वायु सैनिक शामिल होंगे। कंटिजेंट कमांडर के रूप में स्क्वाड्रन लीडर महेंद्र सिंह परेड की अगुवाई करेंगे, जबकि फ्लाइट लेफ्टिनेंट दामिनी देशमुख, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नेपो मोइरंग थेम, अभिनव घोष भी इसमें शामिल होने वाले हैं। मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है कि मुझे एयरफोर्स ने अपॉर्चुनिटी दी कि एयरफोर्स कंटिजेंट को लीड करने के लिए। एंड इस बार जो जोश एंड जज्बा क्योंकि हर बार ऐसा है कि एयरफोर्स कंटिजेंट का परफॉर्मेंस पास्ट में जो जितना रहा है उसके हिसाब से बहुत अच्छा रहा है, जिसमें काफ़ी ट्रॉफियां हमने अचीव किए करके। सो इस बार जो हम एम कर रहे हैं, सेम एम के साथ में डेली हम प्रैक्टिस मॉर्निंग 4 o'clock से स्टार्ट करते हैं। बचपन से मेरा सपना था कि रिपब्लिक डे परेड में कभी मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँ और थोड़े दिनों में वो सपना पूरा होने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ और हम सारे बहुत एक्साइटेड हैं। हमने काफ़ी प्रैक्टिस की है। ये मेरा ड्रीम था जब मैं क्लास 9 में था। मैंने जब एक बार टीवी में देखा था कि मैंने सोचा था कि एक दिन मैं भी चलेगा एक दिन, एंड वो दिन अभी 10 दिन में आने वाला है। मैं मणिपुर के युवाओं में ये बोलना चाहता कि अगर मैं कर सकते तो आप लोग भी कर सकते हैं। हर कोई एक बार सपना देखता है कि क्या वो कर्तव्य पथ पर चल सकता है कि नहीं, तो मुझे मौका मिल रहा है, एयरफोर्स ने मुझे मौका दिया है कर्तव्य पथ पर चलने का, तो जोश आई है और इट इज एन मोमेंट ऑफ। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में अहम बात ये भी होगी कि वायुसेना की टुकड़ी भारतीय वायुसेना बैंड की विशेष स्वदेशी धुनों पर कदम ताल करेगी। इसके लिए बैंड ने खास तैयारियां भी की हैं। मैम, इस बार हम पुराने चीजों को जो यादगार होने वाला चीज जो है, जो मिलिट्री के एक फॉर्मेशन है, उसको ऐसे ही रखेंगे। बट इसमें क्या है कि हम लोग अपने राग, अपना देश का गाना, पुराना गाना, जो अपने देश का जो चीजें हैं वो हमको मिलिट्री में ज्यादा लाने की कोशिश कर रहे हैं। धुन जो हमने बनाया गया है मेनली हम फोकस करके बना रहे हैं, ज्यादातर मध्य इसका रखते हुए कि हम कैसे इसको इंडियन ट्यून, इंडियन फील, अपना खून का एक जज्बा लोगों के ऊपर डाले, वही कोशिश है हमारा। और इस बार और हमने कुछ ट्यून्स तैयार किया है जिससे ताकि हमारे जवानों का हौसला और उनकी हमारी धुनें सुन के उनका हौसला बढ़े और अच्छे से परेड होके जोश के साथ हम लोग कर्तव्य पथ पे मार्च करें। कई महीनों तक लगातार तैयारी के बाद वायुसेना का बैंड गणतंत्र दिवस परेड और उसके बाद बीटिंग द रिट्रीट में परफॉर्म करने के लिए तैयार है। और इस बार क्या खास पेश किया जाएगा, ये भी सुनिए। 1 2 3 4 आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से करे हम धरती है हिंदुस्तान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बिल्कुल, और यही जज्बा, यही भावना कनेक्ट देती है जब आप बात करते हैं भारतीय धुनों की। और आपको ऐसी ही कई धुनें सुनने को मिलेंगी गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर और उसके बाद बीटिंग रिट्रीट के दौरान। कुल मिलाकर हर बार की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की प्रस्तुति लाजवाब होने वाली है। इसकी झलक पहले परेड की रिहर्सल में दिखेगी, फिर 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर आन बान और शान के साथ वायुसेना के अधिकारी, जवान और विमान देश की ताकत की शानदार नुमाइश करने वाले हैं। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए लंच टाइम में हम आपको हर रोज प्रेरित करने वाले विचार दिखाते हैं। आज का विचार देख लेते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है।
लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही। हम दोनों को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी आप सभी के साथ सोमवार को। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।